एक और बहुत महत्वपूर्ण और सिमिलैरिटी वाली बात है। योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिन पहले कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, जिसको लेकर आरएसएस ने भी उसे एंडोर्स किया था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में एक बात कही, साथ हैं तो सेफ हैं। ये भी अपने आप में उसी लाइन एंड लेंथ वाला बयान है, साथ हैं तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे। तो कहीं ना कहीं ये तमाम बातें जो है ये पैरेलल चल रही हैं। और जितना महत्वपूर्ण महाराष्ट्र का चुनाव है शिक्षा जी, उतना ही महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश की ये उपचुनाव जो 9 सीटों पर है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सब परसेप्शन के आजकल चुनाव है। अब जब यहाँ पर जिस तरीके की भी जीत हार जिस भी पार्टी की होगी वो कैरी फॉरवर्ड होगा 2025 के दिल्ली के चुनाव में जो फरवरी में होगा, फिर बिहार के चुनाव में और फिर 2027 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में। और याद रहे कि उत्तर प्रदेश की गलियां, उत्तर प्रदेश का रास्ता ही दिल्ली तक 2029 में लेकर आने वाला है। और अयोध्या वाली सीट पे जो कुछ भी हुआ अदिति, उसके बाद बीजेपी इस बार मूड में नहीं है, क्योंकि ये जो सीट्स हैं वो उनके लिए साख का सवाल बन चुका है। और यही वजह है कि अपने सांसदों को एकजुट करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। अगर ओवरऑल देखें तो ये बात सिर्फ 9 सीट्स की है, लेकिन बीजेपी की रणनीति को देख करके लगता है कि यहाँ सवाल सिर्फ 9 सीट्स को लेकर नहीं है। यहाँ सवाल है जो लड़ाई लड़ी गई और जिसमें बीजेपी को कहीं ना कहीं सपा की तरफ से शिकस्त मिली है लोकसभा चुनाव में, उसका बदला यहाँ पर लेने की तैयारी बीजेपी कर रही है। पहले चुनाव होते थे या फिर आप राजनीति में होते थे तो ये एक वेलफेयर का काम था, समाज सेवा के लिए आप राजनीति में आते थे। दशकों निकले, धीरे धीरे ये चुनाव और ये पॉलिटिकल जो ये काम है ये एक साख की लड़ाई हो गई। खास तौर पे चुनाव तो एक वॉर की तरह लड़ा जा रहा है पिछले कम से कम 5-6 सालों से। हर चुनाव में जीत होना ही सबसे महत्वपूर्ण है, विनेबिलिटी पर ही ध्यान है। फिर चाहे आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी नेता को कहीं से कहीं भी ले आएं, उन पे कोई भी तरह के चार्ज, और आप देखें कि जब चुनाव में उतरते हैं तो किस किस तरह के चार्जेस होते हैं, उसके बाद भी चुनाव में उतरा जाता है। और सत्ता के लिए आप एक पार्टी की विचारधारा से बदल के दूसरी पार्टी। तो चुनाव अब एक जिसे बोलते हैं वर्चस्व का चुनाव हो चुका है, नाक का चुनाव हो चुका है। तो इसीलिए उत्तर प्रदेश की 9 सीट भी, उत्तर प्रदेश की जो उपचुनाव की सीटें हैं वो भी वर्चस्व की ही लड़ाई हैं कि सब कुछ वैसा का वैसा है। जब लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से प्रदर्शन उतना बेहतर नहीं आया था तो अब उस परसेप्शन को हटाकर नए परसेप्शन को बिल्ड करने की कोशिश है। ठीक वैसे ही जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जो हरियाणा में जीत मिली, उसने पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी देश भर के कार्यकर्ताओं में एक नई जान फूकी। ये जान 2024 में तीसरी बार सत्ता में आने से भी बहुत ज्यादा थी कि अभी भी जो विधानसभाएं हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी को ही पसंद किया जा रहा है। और हरियाणा के बाद अभी और जरूरी हो गया कि जो ये ग्राफ है वो बढ़ता जाए। और इसी के चलते महाराष्ट्र इसलिए जरूरी है कि पिछले 5 साल के परसेप्शन को धोना है। भारतीय जनता पार्टी पर एक ही तरह का सवाल उठता है कि सुबह 6 बजे देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार को तोड़ के शपथ दिलाई और सरकार में आए। सिर्फ एक यही सवाल पर भारतीय जनता पार्टी को बार बार घेरा जाता है कि अगर एनसीपी को तोड़कर अजीत पवार को लाकर सत्ता में आने की कोशिश की, उसके बाद चाहे भारतीय जनता पार्टी कभी सत्ता में नहीं आई, शिंदे को सीएम बनाया, जो सीएम थे देवेंद्र फडणवीस उनको डिप्टी सीएम भी बनना पड़ा, ये सब कुछ हुआ, लेकिन अभी भी वो सवाल हमेशा खड़ा रहता है। भारतीय जनता पार्टी अभी इमेज की भी बिल्डिंग परसेप्शन कर रही है और दूसरा वो जो 5 साल हुआ उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी और अदिति इसमें एड ऑन ये है कि अगला जो 5 साल होने वाला है यानी 2027 में जो चुनाव होंगे, कहीं ना कहीं इस बार जो नतीजे आएंगे, कोशिश अखिलेश की यही है कि वो सांकेतिक रूप से लोगों तक पहुंच सके कि जनता फेवर क्या कर रही है। इन्हीं 9 सीटों के समीकरण को साथ कर अगले चुनाव की तैयारी अखिलेश जरूर करेंगे। इसमें और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसका आप जिक्र कर रही हैं, एससी वोट बैंक। जब उत्तर प्रदेश में जिस तरीके के नतीजे 2024 के लोकसभा चुनाव में आए, ये देखा गया कि एससी वोट बैंक ने विपक्ष को वोट किया, इंडिया गठबंधन की तरफ वोट किया। इसलिए आज के भी आप नरेंद्र मोदी के भाषण सुनेंगे जब महाराष्ट्र का, तो उसमें ये कहा गया कि आपस में जातियों को लड़ा रही है कांग्रेस, जातियों को बांटने की कोशिश कर रही है। तो वो जो एससी ओबीसी वोट बैंक पे टारगेट, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मण वोट बैंक है, बढ़िया वोट बैंक है, वो तो आज भी बीजेपी के साथ है, पहले भी था, आगे भी रहेगा। लेकिन जो ये एससी वोट बैंक
ओबीसी वोट बैंक, जिसलिए बार बार आदिवासी का भी प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में जिक्र किया कि राष्ट्रपति का अपमान करती है कांग्रेस। तो ये जो वोट बैंक है पिछड़ी जाति, उनको कैसे एकजुट करना है, लामबंद करने की कोशिश है। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो अगर इन 9 सीटों में एससी वोट बैंक आता है बीजेपी के साथ, जो 2024 में उतना नहीं आया, उसकी भी तैयारी है, जिससे कि 2027 की जो ये ट्रेलर है और वो पिक्चर है। इसलिए ये जो जैसे कहते हैं ना बोर्ड्स के एग्जाम होते हैं, तो ये प्री बोर्ड्स है और फिर बोर्ड का आएगा, तो ये प्री बोर्ड के नतीजे बहुत कुछ बताने वाले हैं, चाहे अखिलेश यादव के आगे राजनीतिक करियर या फिर राहुल गांधी का राजनीतिक करियर, कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में जमीन या योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी का आगे का भविष्य। इन शॉर्ट ये जो प्री एग्जाम्स हैं ये 2027 की पिक्चर भी लगभग बताएंगे और ये बहुत सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का भविष्य, योगी आदित्यनाथ का, इसके अलावा अखिलेश यादव का भविष्य, राहुल गांधी का, कांग्रेस का खुद का अस्तित्व, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर खुलकर सामने आएगी। इसलिए ये उपचुनाव उत्तर प्रदेश का बहुत महत्वपूर्ण है।